दिल सच्चा या दिमाग। एक बार की बात है, एक गांव में शंकर नाम के व्यक्ति ने अपनी सारी जमीन बेच दी और उस पैसे से एक छोटी सी खिलौने की दुकान खोली। शंकर के दो बेटे थे, बड़ा बेटा करण और दूसरा बेटा विजय। शंकर के दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका बड़ा बेटा काम करने में उत्साहित नहीं था, लेकिन शंकर अपने खिलौने के व्यवसाय को जारी रखने के लिए करण को हर बार की तरह समझाते हुए बोला। करण बेटा, तुम घर के बड़े हो और अब मेरी उम्र भी वक्त के साथ में बढ़ती जा रही है। मैं यही चाहता हूँ कि इस दुकान की सारी देखरेख तुम करो और अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। पिताजी, इस दुकान पर सिर्फ मेरे अकेले का अधिकार नहीं है, बल्कि विजय भी अब काम करने के योग्य हो चुका है। आप उसे भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए ताकि उसे भी एहसास हो। बेटा, अगर तुम दूसरों के भरोसे निर्भर रहोगे तो कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि विजय अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के योग्य नहीं है और ना ही उस पर वक्त से पहले कोई भी काम का दबाव डालना चाहता हूँ। वो तुमसे छोटा है। पिताजी, घर का बड़ा बेटा हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे कोई भी काम करवा लो। और जाने दीजिए ना पिताजी, आप इस दुकान से कर भी क्या लेंगे? यहाँ बाजार में और भी दुकानें हैं, अपनी दुकान अनोखी नहीं है, इसे भी बेच देते हैं जैसे हमने बाकी की जमीन बेची है। करण चाहता था कि उसके पिता अधिक लाभ कमाने के लिए खिलौने की दुकान बेच दें और फिर उस पैसे से आराम से अपना जीवन अच्छे से बिताएं। वहीं दूसरी ओर विजय हर रात आगे बढ़ने के सपने देखा करता था, क्योंकि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करना चाहता था। एक दिन विजय शंकर से बोला, पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं आपके साथ आपके काम में कुछ मदद करना चाहता हूँ। और वैसे भी आप बड़े भैया को कब तक दुकान की देखरेख करने के लिए समझाते रहेंगे? आपकी इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं माने और ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश की। हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो। अब मैं करण पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैंने उसे बहुत अवसर दिए, लेकिन उसने उस अवसर का उपयोग नहीं किया। पिताजी, मैं सदैव आपके साथ हूँ और आपके हर कठिन से कठिन समय में आपकी मदद करूंगा। अपनी इस छोटी सी दुकान को इतना बड़ा करूंगा कि आपका ये खिलौनों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सपना पूरा हो जाएगा। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस व्यवसाय को अच्छी तरह संभाल लोगे। लेकिन करण को मैं ऐसे बिना काम किए घर में नहीं रख सकता। आखिर कब तक उसे बिठाकर खिलाता रहूंगा और कब तक उसके इस आलसीपन और गलतियों को बर्दाश्त करते रहूंगा? करण के इस लापरवाही और आलस से घर के सभी सदस्य परेशान थे। वहीं दूसरी ओर शंकर के पड़ोस में रहने वाली गीता और संकेत उससे मिलने आते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची स्वभाव के थे। वो हमेशा दूसरों के घर में जाकर अशांति फैलाने का काम किया करते थे और इसी इरादे से वो शंकर के घर का हाल चाल देखने आते हैं और उससे कहते हैं, अरे शंकर भैया, करण के बारे में तो हर जगह चर्चाएं होने लगी है। गांव के लोगों से सुना है कि आप उस पर बहुत जोर जबरदस्ती करते हो। भैया, आजकल के जवान बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। थोड़ा सा माता पिता चिल्ला क्या दे तो बच्चे हर बात का गलत मतलब निकालने लगते हैं। बड़े भैया, छोटे मुंह बड़ी बात। बच्चों को पहले से ही काबू में रखना चाहिए, वरना आगे चलकर नाफरमानी करने लगते हैं। अब हमारे बच्चों को ही देख लो, मजाल है जो हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करें। देखिए संकेत भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप दोनों समझ रहे हैं। और गांव वालों का क्या, उनको तो जरा सी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताना होता है। शंकर के कड़क जवाब देने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ करण आता है, जिसे देखकर विजय और शंकर उदासी भरी आवाज में उससे कहते हैं, भैया, आपकी लापरवाही की वजह से हमें लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। लोग हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। पिताजी को हर बात का जवाब देना पड़ रहा है। अब बंद कर दीजिए अपना ये अधिक दिमाग लगाना, जो आप सोच रहे हैं कि सब बेचकर आराम का जीवन जिएंगे। बस करो विजय, छोटे हो छोटे की तरह रहो। वैसे तुम कर क्या रहे हो आजकल? तुम भी तो पिताजी के पैसों पर अपने सपने पूरे कर रहे हो। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। तुम दोनों भाई आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे हो जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। करण, तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो। कम से कम गांव के व्यक्तियों को अपने घर की बातें तो मत किया करो। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। शंकर गुस्से में आकर करण को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है, जिसके बाद करण घर छोड़कर हमेशा के लिए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में गीता मिलती है, जो उसे भड़काते हुए कहती है, करण बेटा, कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में?
हम तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी को समझाने गए थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो बड़े कठोर दिल के हैं। हमने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, उनको तो बहुत बुरा लग गया। क्या पता पिताजी को आजकल क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन आज तो हद ही पार कर दी। वैसे करण बेटा, तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिताजी ना कुछ खास जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बल्कि उन्होंने विजय को उसके मन के मुताबिक हर एक खुशी दी है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। वहीं दूसरी ओर तुम्हें शुरू से डराना और काम के लिए जोर जबरदस्ती करना, यही सब किया है तुम्हारे पिताजी ने। गीता अपनी चालाकियों से करण को झांसे में फंसा लेती है, जिसके बाद उससे अपने घर के सारे काम करवाती है और शंकर के खिलाफ उसके दिलो दिमाग में इतनी नफरत पैदा करती है कि उसे उसके ही घर वालों के खिलाफ खड़ा कर देती है। वहीं दूसरी ओर विजय शंकर से कहता है, पिताजी मैं आपकी मुश्किल वक्त में सहायता करना चाहता हूँ। मैं बड़े भैया की जगह दुकान की देखरेख कर लूंगा, क्योंकि आपने शुरू से ही हमारे प्रति बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई है। लेकिन अब मैं आपके और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। विजय बेटा, तुम बचपन से ही बहुत समझदार और चंचल स्वभाव के हो। तुम हमेशा स्थिति देखकर अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हो, इसलिए मुझे तुम पर बहुत नाज है। अगर तुम्हारी यह ख्वाहिश है कि तुम दुकान संभाल लोगे, तो आज से तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दो। पिताजी आपने शुरू से ही कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अफसोस आपको इस उम्र में भी शांति और आराम नहीं है। आपका दिल और दिमाग दोनों ही सच्चा है, क्योंकि आपका दिमाग ये चाहता है कि करण भैया आए और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां संभाले और खुशी से हमारे साथ रहे। और आपका दिल भैया की चिंता करता है। जब से भैया गए हैं तब से आपकी चिंता अलग ही दिख रही है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा दिमाग हर समय उसके अच्छे भविष्य के लिए चिंतित रहता है और मेरा दिल उसे खोने से डरता है, कहीं वो कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। पिता चाहे अपने बच्चों के लिए कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उसका दिल और दिमाग अपने बच्चों के प्रति सच्चा ही होता है। विजय के कहने पर शंकर पूरी दुकान उसके भरोसे छोड़ देता है और वो निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है। जिसके बाद विजय अपना अधिक दिमाग लगाने लगता है और अपने खिलौने की कीमत औरों के खिलौने से थोड़ी कम करता है और दुकान के बाहर एक पोस्टर पर लिखता है कि हर खिलौना मात्र 70 रुपए। जिसे देखकर एक अम्मा विजय की दुकान पर आती है और उससे कहती है, अरे विजय बेटा, कुछ खास दिन है क्या जो तुम आज खिलौने का हर सामान इतना सस्ता बेच रहे हो? मैं तुम्हारी पुरानी ग्राहक हूँ, लेकिन इससे पहले तो कभी इतना सस्ता सामान तुम्हारे पिताजी ने नहीं बेचा। हाँ माँ, खास दिन तो है मेरे नए पुराने ग्राहकों के लिए। वैसे मेरे पिताजी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। आपका परिवार तो बहुत बड़ा है और आप तो विदेश में भी हमारे यहाँ के खिलौने भेजती हैं। इस बार के खिलौने बहुत ही बढ़िया आए हैं अम्मा। आप तो इकट्ठे ही ले लो खिलौने, क्योंकि ये ऑफर हर बार नहीं आने वाला। वैसे बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पोता पोती तो बहुत खुश होंगे इतने सारे खिलौने देखकर। बेटा, तुम तो जितने भी अच्छे अच्छे खिलौने हैं सब पैक कर देना। वैसे तुम तो अपने पिताजी से भी अच्छी दुकान चला लेते हो। वक्त के साथ अधिक से अधिक ग्राहक विजय की दुकान पर आने लगे, क्योंकि कुछ दिन दुकान के खिलौने सस्ते करने पर ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं और उसी की दुकान से सामान खरीदने लगते हैं। दुकान पर इतनी भीड़ देखकर गीता और संकेत करण को विजय के खिलाफ भड़काते हुए कहते हैं, करण, अब समझ में आया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से क्यों निकाला, क्योंकि तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे तुम्हारा अधिकार दुकान और जायदाद पर हो। तभी तो विजय को दुकान पर रखा और उसे दुकान का हिस्सेदार बनाया। हम तो बस अब इतना चाहते हैं कि वो दुकान तुम अपने कब्जे में कर लो, क्योंकि विजय ने तुम्हारे पिताजी का फायदा उठाकर दुकान अपने नाम पर कर ली है। इसलिए उसने अपने मन के मुताबिक सामान इतने सस्ते भाव में बेचना शुरू कर दिया। मैं विजय को ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। पिताजी की दुकान से लेकर जमीन जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। मेरे होते हुए विजय और पिताजी खुद ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि घर का मैं बड़ा हूँ और सारी जिम्मेदारी सब कुछ मेरे हाथ में है। गीता और संकेत के बहुत जोर डालने के बाद करण अपना अधिकार मांगने उसके पिता की दुकान पर जाता है और विजय पर जोर जबरदस्ती करके उसे दुकान से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वही अम्मा उसकी दुकान पर आकर उससे कहती है, बेटा,
मैं जो खिलौने लेकर गई थी वही खिलौने मुझे दोबारा दे दो। और 70 रुपए वाला ऑफर तो है ना तुम्हारी दुकान पर? अभी बच्चे तो बड़े खुश हो गए हैं वो खिलौने देखकर। अरे तुम ग्राहकों को ऑफर दूं, सब बर्बाद करना है क्या? जाओ यहाँ से, कोई ऑफर नहीं चल रहा है। और हाँ, दोबारा आओगे तो सोच समझ कर आना, वरना जिस भाव में खिलौने बेचते हैं ना उसी भाव में तुम्हें बेच दूंगा। मेरे भाई को तो कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देता है, लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। बड़े बदतमीज लड़के हो तुम तो। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है जिसे बात करने का तो तरीका है और बड़े छोटे का लिहाज करना भी आता है। जो कोई भी ग्राहक शंकर की दुकान पर खिलौने लेने आता, करण उसकी बेइज्जती करके उसे निकाल देता था। विजय की अपने व्यवहार से बनाई गई सारी ग्राहकी करण ने 1 मिनट में अपने गलत व्यवहार के कारण गंवा दी, जिसके बाद करण की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ शंकर दुकान का हालचाल जानने के लिए आता है, तो वो करण को देखकर खुश होते हुए बोल, आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, जो मैं अपने बेटे को दोबारा सही सलामत और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पिताजी, मैं अपनी जिम्मेदारी संभालने नहीं बल्कि अपने अधिकार वापस लेने आया हूँ। वैसे भी आपकी ये जिंदगी कुछ ही समय की है, बाद में तो सब कुछ मुझे ही संभालना है। विजय का तो इन पर कोई अधिकार नहीं है। करण के इतना बोलते ही शंकर की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि वो करण का ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका ये हाल हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर करण बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत विजय को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर अपने पिताजी के ठीक होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और कुछ दिन बाद शंकर अपने दोनों बेटों से कहता है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई, जो मेरे दोनों बेटे एक साथ हंसी खुशी मेरे साथ हैं। अब तो मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं। और हाँ, विजय ने सही कहा था कि मेरा दिमाग और दिल हमेशा ही सच्चा था, इसलिए भगवान ने आज मुझे ये दिन देखना भी नसीब किया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही परिवार को गलत समझ बैठा, लेकिन ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि विजय दुकान की सारी जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और सच्चे दिल से ग्राहकों का दिल जीत लिया था। और रही बात मेरी, तो मैं घर की और बाकी की जिम्मेदारियां संभाल लूंगा। विजय ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी की और दुकान समय के साथ और भी बड़ी हो गई और उसकी दुकान पर बहुत से ग्राहक जुड़ते गए, क्योंकि विजय हर ग्राहक के साथ बहुत ही प्यार और समझदारी से बात किया करता था और उन्हें पूरे दिल से इज्जत दिया करता, जिससे हर ग्राहक उसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसी की दुकान से खिलौने खरीदा करते थे। विजय की मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता प्राप्त करवाई, जिसके बाद उसने अपने पिता को समझाया कि दिल सच्चा होना जरूरी है, लेकिन दिमाग की सुनवाई भी महत्वपूर्ण होती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है और अधूरा किए जाने वाला कार्य सफलता की ओर नहीं ले जाता।